So hi learners, very good evening to all. कैसे हो आप सब? I welcome you all on this wonderful platform powered by Physics वाला। तो आज हम करने वाले हैं मेथड टू फाइंड इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो आज हमारा लेक्चर नंबर 7 है उद्गम सीरीज में, ठीक है। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर कब फाइंड आउट करते हैं, किस केस में फाइंड आउट करते हैं, तो प्रीवियसली हमने डिस्कस कर रखा है कि कब हम फाइंड आउट करते हैं। तो चलिए आज की क्लास हम देखते हैं कि क्या हमारा टारगेट रहने वाला है, किस तरीके से हम काम करने वाले हैं। चलिए, तो सबसे पहले हम समझेंगे कि नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है। प्रीवियसली हमने क्लास में क्या कर रखा है कि एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, ऐसी इक्वेशन जो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन हो और जो डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट है उसको कैसे फाइंड आउट करते हैं, उसके रिस्पेक्टिव सॉल्यूशंस, ये प्रीवियसली हमने क्लास में कर रखा है। आज की क्लास में हम देखने वाले हैं कि नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है। उसके बाद हम देखेंगे कि ऐसी इक्वेशन जो नॉन एग्जैक्ट है, ठीक है। अब नॉन एग्जैक्ट हो गया, तो इस नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन में कैसे हम फाइंड आउट करेंगे इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ठीक है। एक बार हमने इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड आउट कर लिया, उसके बाद हमने क्या करना है कि कैसे हम नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो ऐसे डिफरेंशियल इक्वेशन जो नॉन एग्जैक्ट हो उस पर हम 3 तरीके से काम करने वाले हैं। बेसिकली 3 स्टेप में होने वाला है। सबसे पहले हमें ये चेक करना है कि क्या वो नॉन एग्जैक्ट है या नहीं। अगर वो नॉन एग्जैक्ट है तो बच्चों हम क्या करेंगे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड आउट करेंगे। जब हमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर मिल गया तो उसके बाद हम उस इंटीग्रेटिंग फैक्टर को डिफरेंशियल इक्वेशन में मल्टीप्लाई करके उसके बाद जो इक्वेशन बनेगी वो हमारी एग्जैक्ट बनेगी। और एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालना हम सभी को पता है क्योंकि प्रीवियसली हमने क्लास में सीख रखा है। तो बेसिकली ये 3 तरीके से काम करने वाले, फर्स्ट स्टेप, ये सेकेंड और ये बच्चों आपका थर्ड, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आता है कि नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है, ठीक है। तो ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन जहां वो एग्जैक्ट ना हो। सबसे पहले तो एक बात बताओ, अगर डिफरेंशियल इक्वेशन mdx प्लस ndy इज इक्वल टू 0 इस फॉर्म में है, तो हमने प्रीवियसली सीख रखा है कि mdx प्लस ndy का जो फॉर्म होता है बच्चों, वो कौन सा फॉर्म होता है, वो फॉर्म होता है हमारा एग्जैक्ट डिफरेंशियल फॉर्म। और वही जब इक्वेशन फॉर्म में लिख दिया जाए तब हमें एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन तब बोलेंगे जब ये एक कंडीशन सेटिस्फाई करे। क्या है वो कंडीशन, कि my शुड बी इक्वल टू nx। अगर ऐसा है तो ये इक्वेशन एग्जैक्ट होगी, अगर एग्जैक्ट है तो ये इक्वेशन क्या होगी, डिफरेंशियल इक्वेशन कुछ इस तरीके से होगी। बेसिकली एक दूसरे के वाइस वर्सा केस है, इफ एंड ओनली इफ केस, ठीक है। बात सबको समझ आई? तो क्या है कि इज एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन इफ एंड ओनली इफ दिस। अगर ये है तो ये सही है, ये सही है तो ये सही है, अगर ये गलत है तो ये गलत है, अगर ये गलत है तो ये गलत है। मतलब ये एक दूसरे के इफ एंड ओनली इफ केस है कि अगर एग्जैक्ट डिफरेंशियल है इक्वेशन तो my शुड बी इक्वल टू nx। अगर my इज इक्वल टू nx है तो इक्वेशन कैसी होगी आपके बच्चे, डिफरेंशियल इक्वेशन होगी हमारी एग्जैक्ट। अब हमारा जो मेन टॉपिक है, जो हमारा मेन कंसर्न है, उस पे तो है नॉन एग्जैक्ट पे। तो नॉन एग्जैक्ट का क्या मतलब हुआ, जो ये कंडीशन सेटिस्फाई ना कर रही हो। तो क्या कह सकते हैं कि mdx प्लस ndy इज इक्वल टू 0 इज नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। कब, अगर ये my इज नॉट इक्वल टू nx, ठीक है। तो ऐसे डिफरेंशियल इक्वेशन को हम नॉन एग्जैक्ट पढ़ते हैं, ठीक है। तो चलिए कुछ एग्जांपल देख लेते हैं, उसके बाद हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर या फिर आगे का काम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो पहला एग्जांपल लिया हमने, y dx प्लस एक्स डी वाई इज इक्वल टू 0। ये है फर्स्ट एग्जांपल। आपसे पूछा जा रहा है कि क्या ये गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट है या नहीं। तो सबसे पहले तो हम m और n अलग अलग सेपरेटली फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो m देखते हैं, m क्या है यहाँ पे, हमें पता है m dx का फॉर्म होता है। तो बच्चों यहाँ पे m क्या हो गया, y हो गया, और n क्या हो गया आपका, x हो गया। क्लियर है सबको? चलिए अब हमें देखना है my क्या होगा। तो my इज इक्वल टू
मतलब इस m का y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन। तो y का y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन हुआ 1 और n का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, x का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन 1। तो 1 और 1 इक्वल है, RHS आपस में इक्वल है तो डेफिनेटली इसका LHS भी क्या होगा, इक्वल होगा। तो यहां से हमें क्या मिला, my इज इक्वल टू nx। हम क्या कह सकते हैं, द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज एग्जैक्ट। वी कैन से द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज बच्चों एग्जैक्ट। ठीक है, अब बात करते हैं कि ऐसे डिफरेंशियल इक्वेशन जिसमें ये दोनों वैल्यूज आपस में इक्वल ना हो। ठीक है, तो एक क्वेश्चन लेते हैं। दूसरा एग्जांपल ले सकते हो आप, y dx माइनस एक्स डी वाई इज इक्वल टू 0। ये है हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन। हमसे पूछा जा रहा है कि क्या ये गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट है या नहीं। तो अगेन सबसे पहले m और n अलग अलग सेपरेटली फाइंड आउट करेंगे। तो m dx मतलब m इज y, n dx मतलब n इज माइनस एक्स। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, my निकालना है। तो my क्या आया बच्चों, y का y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन इज 1, x का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन इज 1 और इसके आगे साइन है माइनस का, तो माइनस 1। अब ये बताओ क्या 1 और माइनस 1 इक्वल है, क्या ये वैल्यू आपस में इक्वल है, क्या ये नंबर लाइन पे पॉसिबल है, कभी नहीं। ये तो वही बात हो गई ना कि किसी के पास 1 करोड़ रुपए हैं और किसी के पास माइनस 1 करोड़ रुपए हैं। तो बात क्या हुई, इसका मतलब कि वो एक दूसरे से इक्वल नहीं है, एक कर्जे में है और एक बहुत ज्यादा ऐशो आराम की जिंदगी बीता रहा है ना, कुछ यही मतलब हुआ। तो इसका मतलब है my is not equal to nx. The given differential equation is non-exact. ठीक है, तो आई होप आप सबको निकालने तो आ गया होगा कि कौन सी डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट है और कौन सी डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट नहीं है। ठीक है, अब बात करते हैं बच्चों, पहला स्टेप क्लियर। सेकंड स्टेप है कि ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन का क्या जो एग्जैक्ट नहीं है। अब जब एग्जैक्ट नहीं है तो ऐसे केस में हम क्या करते हैं बच्चों, इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड आउट करते हैं। अभी इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटीग्रेटिंग फैक्टर तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर का मतलब हुआ कि एक ऐसा फैक्टर या फिर एक ऐसी क्वांटिटी या फिर एक ऐसा फंक्शन जो क्या कर रही हो, डिफरेंशियल इक्वेशन को एग्जैक्ट बना दे रही हो। तो क्या लिख सकते हैं डेफिनेशन में, द फंक्शन which makes differential equation क्या कर रही हो, डिफरेंशियल इक्वेशन को एग्जैक्ट। ठीक है, एग्जैक्ट का मतलब पहले तो वो डिफरेंशियल इक्वेशन नॉन एग्जैक्ट थी, हमने क्या किया, इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड आउट किया। अब वो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है कि एक ऐसी क्वांटिटी, एक ऐसा फंक्शन या फिर एक ऐसा वेरिएबल जो क्या कर रहे हो, डिफरेंशियल इक्वेशन को एग्जैक्ट बना दे रही हो। अब कैसे एग्जैक्ट बना रही है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं बच्चों, डिफरेंशियल इक्वेशन लिखते हैं। डिफरेंशियल इक्वेशन से हम देखते हैं कि क्या वो एग्जैक्ट है या नहीं, अगर नहीं है तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड आउट करते हैं। माना कि किसी भी तरीके से हमने कोई रूल लगाया, कोई रिजल्ट लगा के इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड आउट कर लिया। अब जब एक बार इंटीग्रेटिंग फैक्टर मिल गया तो उस इंटीग्रेटिंग फैक्टर को लेट फाई ऑफ एक्स वाई बी एन आई एफ का क्या मतलब हुआ, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। हमने माना कि फाई ऑफ एक्स वाई बी एन इंटीग्रेटिंग फैक्टर और हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन क्या थी, एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल टू 0 बी एन नॉन बी अ नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन।
माना कि हमारी जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो नॉन एग्जैक्ट है और इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमने किसी तरीके से फाइंड आउट किया। अभी वो तरीका हम सीखेंगे किन किन तरीके से कैसे कैसे हम इंटीग्रेटिंग फाइंड आउट कर सकते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर। फिलहाल मान के चलो कि हमने उन रिजल्ट्स को लगा कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल लिया, जो कि क्या है बच्चों, फाई ऑफ एक्स वाई है। तो कैसे निकालेंगे, कैसे पता करेंगे कि अब ये डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन कैसे आएगा। इस फाई ऑफ एक्स वाई को आपको क्या करना है, इस डिफरेंशियल इक्वेशन में मल्टीप्लाई करना है। जो भी आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन थी उसमें आपको इस इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बन गया, ये फाई ऑफ एक्स वाई एम डी एक्स प्लस फाई ऑफ एक्स वाई एन डी वाई। ठीक है, ये हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन बनी। अब यहां से जो भी हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन नई जो बनी है, ये न्यू ऑब्टेन्ड जो हमने बनाई है डिफरेंशियल इक्वेशन, बच्चों ये कैसी है, दिस इज नथिंग बट अ एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। अब जब ये डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट है तो डेफिनेटली इसका my इज इक्वल टू nx होगा, है ना। तो ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन हमने बनाई है, अब ये एग्जैक्ट है तो इसके पास एक कंडीशन है। ये कहता है कि अगर कोई भी क्वांटिटी या फिर कोई भी फंक्शन हम अगर हमें बोलोगे कि वो एग्जैक्ट है तो हमारे पास एक कंडीशन है, अगर वो सेटिस्फाई करे। क्या है कंडीशन, कि my शुड बी इक्वल टू nx। तो यहाँ पे अगर मैं इस पूरे को m डैश बोल दूं और इस पूरे को बच्चों क्या बोल दूं, n डैश। बात सबको समझ आई। इस पूरे को हमने क्या किया, m डैश बोला और इस पूरे को n डैश बोला। ठीक है, अब जब ये एग्जैक्ट है तो क्या होगा, m डैश y इज इक्वल टू n डैश x। ठीक है, चलिए my डैश निकालते हैं। ये है m डैश कह लो, m डैश का y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन। अब आप देख सकते हो फाई ऑफ एक्स वाई भी एक फंक्शन है और m तो हमने स्टार्टिंग में लिया था कि x और y का फंक्शन है। तो यहाँ से दो फंक्शन का प्रोडक्ट रूल लगाएंगे डिफरेंशिएशन का, तो हमें क्या मिला, फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकेंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन प्लस सेकेंड फंक्शन इंटू फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन। तो चलिए करते हैं। फाई ऑफ एक्स वाई इंटू एम एक्स, अच्छा हम क्या कर रहे हैं, y के रिस्पेक्ट में, तो एम वाई, ठीक है, प्लस एम वाई, ठीक है, सेकेंड फंक्शन इनटू, अच्छा पूरे को ही हमने एम डैश बोला था तो यहाँ पे तो हम रखेंगे, तो यहाँ पे डैश लिखने की जरूरत नहीं है, एम वाई ही लिखो, प्लस सेकेंड फंक्शन इनटू फर्स्ट फंक्शन का बच्चों डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में, y के रिस्पेक्ट में, तो फाई डैश एक्स वाई या फिर फाई वाई कर लो। ठीक है, ये हुआ एम वाई डैश या एम डैश वाई कह लो। ठीक है, अब हम सिमिलरली हमें RHS सॉल्व करना है एन डैश एक्स, मतलब जो अभी हमने इस पूरे को एन डैश माना था इसे भी डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, तो फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकेंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन, फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकेंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन प्लस सेकेंड फंक्शन इंटू फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन। ठीक है, अब जब इसे देखोगे इन कोई भी क्वेश्चन लेके तो देखोगे तो ये जो दोनों क्वांटिटी है LHS और RHS ये आपस में बच्चों क्या होगा, इक्वल होगा। अब जब ये इक्वल है, ये एग्जैक्ट है, अब जब हमारे पास समझ आ गया कि हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन जो नई बनी थी, नई डिफरेंशियल इक्वेशन क्या बनी थी, ये बच्चों जब ये एग्जैक्ट है तो हमने क्या करना है, सॉल्यूशन निकालना है। सॉल्यूशन निकालने के प्रीवियसली क्लास में आपको 4 तरीके बताए गए थे। कौन कौन सा तरीका था, आपको मैं थोड़ा सा एक आइडिया दे देती हूँ, 1-2 तरीकों का, कि एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट वेर इन एम वाई वॉज कॉन्स्टेंट, और यहाँ पे ये जो था ये फ्री फ्रॉम एक्स था। ठीक है, यही हमने प्रीवियसली क्लास में पढ़ा था।
कि जब भी डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट हो तो उसे सॉल्यूशन उसके निकालने के 4 तरीके हैं, जिसमें से पहला तरीका ये था। बाकी के 3 तरीके आप प्रीवियसली क्लास को डिस्कस कर लेना, मतलब देख लेना, ठीक है। चलिए, तो हमारा मेन कंसर्न तो अभी उन सॉल्यूशन को डिस्कस करना नहीं है, हमारा मेन है कि डिफरेंशियल इक्वेशन को पहचानना, क्या वो नॉन एग्जैक्ट है। अगर नॉन एग्जैक्ट है तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड आउट करना। अब जब इंटीग्रेटिंग फैक्टर मिल गया तो डिफरेंशियल इक्वेशन को एग्जैक्ट बनाना, ठीक है। हमारी क्लास का मेन जो टारगेट है आज की वो ये है, ठीक है। चलिए, अब समझते हैं मेथड टू फाइंड इंटीग्रेटिंग फैक्टर। कि कैसे इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। सबको बात समझ आ गई। तो इसके 4-5 रिजल्ट्स हैं। अब हम यहाँ पे केवल रिजल्ट समझ रहे हैं। अगर आपको हर एक रिजल्ट की अच्छे से समझना है कि कैसे क्या है, तो वो हमारी आप बैचेस में देख सकते हो। वहाँ पे हर एक थ्योरम को, हर एक रिजल्ट को डिटेल में समझाया गया है, ठीक है। तो चलिए, सबसे पहले हम पहले रिजल्ट की बात करते हैं। तो पहला रिजल्ट आपका बच्चों क्या है कि mx प्लस या xm कह लो, xm प्लस yn इज नॉन जीरो। क्या कह रहा है कि xm प्लस yn क्या हो, नॉन जीरो हो। साथ ही साथ हमारी जो डिफरेंशियल इक्वेशन है क्या है, mdx प्लस ndy इक्वल टू जीरो। ये डिफरेंशियल इक्वेशन बच्चों क्या हो, होमोजेनियस हो, इज होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। तब ऐसे केस में जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा वो क्या होगा, 1/xm प्लस yn, ठीक है। ये हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर रहने वाला है। तो डायरेक्ट रिजल्ट है, जब भी आपके डिफरेंशियल इक्वेशन नॉन एग्जैक्ट हो, और डिफरेंशियल इक्वेशन कैसी है बच्चों, होमोजेनियस हो, साथ ही साथ ये जो m है और ये जो n है, इस m में x से मल्टीप्लाई करें और इस n में y से मल्टीप्लाई करें, दोनों का सम नॉन जीरो आए, तो ऐसे में हम डायरेक्टली कह सकते हैं कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या रहने वाला है, 1/xm प्लस yn, ठीक है। ये डायरेक्ट रिजल्ट है। तो चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इस पे बेस्ड। पहला एग्जांपल है कि y dx या फिर x स्क्वायर dx प्लस y स्क्वायर dy इज इक्वल टू जीरो। बच्चों, ये है हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन। हमसे पूछा जा रहा है फाइंड आउट द इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ठीक है। अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने से पहले हमने क्या करना है, एक बार चेक करना है कि क्या ये डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट है या नहीं। अगर एग्जैक्ट होगी तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अगर एग्जैक्ट नहीं होगी तब निकालेंगे। तो यहाँ पे m क्या मिला हमें, एक्स स्क्वायर, वहीं पे n क्या मिला, y स्क्वायर, ठीक है। अब हमने क्या देखना है, my और nx निकालना है। तो my क्या हो जाएगा, जीरो, और nx क्या हो गया बच्चों, जीरो। तो ऐसे में हम क्या कह सकते हैं, RHS बराबर है, तो डिफरेंशियल इक्वेशन क्या हो गई बच्चों, एग्जैक्ट हो गई। my इज इक्वल टू nx हो गया, क्योंकि RHS इनका बराबर है, तो दिस इज एग्जैक्ट। देयर इज नो नीड टू फाइंड इंटीग्रेटिंग फैक्टर। बट वहीं पर अगर मैं दूसरे एग्जांपल की बात करूं, एक्स स्क्वायर dy प्लस वाई स्क्वायर dx, ये है हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन। हमसे पूछा जा रहा है कि क्या ये डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट है। अगर एग्जैक्ट है तो फाइंड आउट द इंटीग्रेटिंग फैक्टर। चलिए, हमने सबसे पहले निकाला m, तो m क्या है बच्चों, वाई स्क्वायर। दूसरा हमने निकाला n क्या है बच्चों, एक्स स्क्वायर। तो इस m का y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन क्या हो गया, y स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2y, वहीं पे एक्स स्क्वायर का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन क्या हो गया, 2x। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं, अगर मैं my इज इक्वल टू nx करूँ तो क्या मिला, 2y इज इक्वल टू 2x,
2 से 2 कैंसिल, y इज इक्वल टू एक्स। बट ये केस हमेशा जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है कि x और y हमेशा इक्वल आए, क्योंकि हमें ये डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है, इसके अलावा कोई भी जानकारी आपको नहीं गिवन है, ठीक है। उसने ऐसा कुछ नहीं कहा है कि x और y बराबर है, जब उसने बोला ही नहीं है तो हम ये तो मान नहीं सकते, मतलब ये केस क्या हो गया, फेल हो गया। इसका क्या मतलब है कि यहाँ पे हमें मिला कॉन्ट्राडिक्शन, इसका मतलब है द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज नॉन एग्जैक्ट। अब जब डिफरेंशियल इक्वेशन नॉन एग्जैक्ट है तो चलो देखते हैं क्या ये डिफरेंशियल इक्वेशन होमोजीनियस है या नहीं। अगर होमोजीनियस है, साथ ही साथ एक और कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है, तो डायरेक्टली हम कह सकते हैं ये रिजल्ट लगा के। चलो तो यहां से हम क्या बोल सकते हैं कि द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज होमोजीनियस। व्हाई? बिकॉज यहाँ पे इसका जो पावर है बच्चों वो भी 2 है, इसका पावर जो है वो भी 2 है। मैंने आपको प्रीवियसली जब होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन करा रही थी मैं, तो वहीं पे मैंने बताया था कि हम डायरेक्टली भी सीन कर सकते हैं, हमें जरूरी नहीं है कि फंक्शन को लैम्डा एक्स और लैम्डा वाई से रिप्लेस करके एक लंबा चौड़ा सॉल्यूशन निकाले और फिर वहां से जस्टिफाई करें। हम क्वेश्चन देख के वहीं से एबल हैं आंसर करने में। क्यों? क्योंकि इसका पावर सेम है, इसका पावर सेम है, तो डेफिनेटली ये डिफरेंशियल इक्वेशन कैसी है, होमोजीनियस है। पहली कंडीशन हो गई फुलफिल। दूसरी कंडीशन क्या है कि mx प्लस वाई एन। चलो जी, तो mx निकालू मैं अगर, तो क्या मिला, m आपका x है, एक्स स्क्वायर है, सॉरी एक्स स्क्वायर इंटू एक्स, n क्या है आपका बच्चों, अच्छा m ये रहा ना, वाई स्क्वायर एक्स, और आपका n क्या है, एक्स स्क्वायर इंटू वाई। अब देखो वाई स्क्वायर एक्स प्लस एक्स स्क्वायर वाई, एक्स और वाई के बारे में कोई भी जानकारी आपके क्वेश्चन में नहीं गिवन है। मैथ्स की एक खास बात है, मैथ्स हमेशा कहती है, चीख चीख के कहती है इनफैक्ट, कि भैया हमसे तुम कुछ भी अपने आप अज्यूम मत करो, क्योंकि मैं क्वेश्चन में इतनी इन्फॉर्मेशन आपको दे दूंगी कि आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। आपको जरूरत नहीं है खुद से अपना दिमाग लगाने की और अपना इन्फॉर्मेशन लगाने की, ठीक है। मैं जितना दे रही हूँ केवल उतना ही लगाओ, सॉल्व हो जाएगा। तो कैश डिफरेंशियल इक्वेशन ने कुछ बोला एक्स और वाई के बारे में? नहीं बोला। तो इसका मतलब है अगर बोलता तो कुछ कंडीशन देता ही। इसका मतलब है दिस सम इज नॉट जीरो। तो हमें क्या मिला कि डिफरेंशियल इक्वेशन भी नॉन होमोजेनियस है, कंडीशन भी सेटिस्फाई हो रही है। अब जब दोनों चीजें हो रही है तो बच्चों हम डायरेक्टली इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या बोल सकते हैं, 1/mx प्लस वाई एन। तो यहां से क्या मिला, डायरेक्ट इंटीग्रेटिंग फैक्टर की अगर मैं बात करूं इसके, इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज 1/1 वाई स्क्वायर एक्स प्लस एक्स स्क्वायर वाई, ठीक है। ये है हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। सबको बात समझ आ गई? तो ऐसे हम निकालते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर। चलिए अब आपको चेक करना है कि क्या ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर सही है या नहीं, क्योंकि हर चीज का वेरिफिकेशन होता है। ये तो मैथ्स है, तो मैथ्स में तो बिना वेरिफिकेशन हम वैसे भी नहीं चलते। तो अगर इसका आपको वेरिफिकेशन करना है बच्चों, तो आप क्या कर सकते हो, इस इंटीग्रेटिंग फैक्टर को डिफरेंशियल इक्वेशन में मल्टीप्लाई कर दो। अब जो नई डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी उसमें से अगेन my और nx निकालो, m और nx, ठीक है, सॉरी m और n, फिर my और nx निकालो। अगर दोनों ही इक्वल हैं तब हम कह सकते हैं यस द गिवन डिफरेंशियल इज एग्जैक्ट एज वेल एज दिस इज इंटीग्रेटिंग फैक्टर। क्लियर है सबको? चलिए ये काम आप एज अ होमवर्क कर सकते हो। चलो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लेती हूँ, उसके बाद मतलब नेक्स्ट में आपका लेती हूँ रिजल्ट कि कैसे इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड आउट करेंगे, उसमें आपको दिखाऊंगी कि कैसे वेरिफिकेशन होगा। इसको एज अ रिजल्ट आप सभी सॉल्व कर लेना, ठीक है, मतलब घर पे फॉर वेरिफिकेशन पार्ट। बच्चों जो दूसरा रिजल्ट है इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड आउट करने का, वो सेम क्या कहता है, xm माइनस वाई एन इज नॉन जीरो। सेम पहली वाली में सम था, दूसरी वाली में सब्सट्रैक्शन है। तो क्या कह रहा है कि अगर xm माइनस वाई एन नॉन जीरो है, साथ ही साथ एक कंडीशन है। कंडीशन क्या है, एंड डिफरेंशियल इक्वेशन इज ऑफ द फॉर्म f1xy y dx प्लस f2xy x dy इज इक्वल टू जीरो।
क्या कह रहा है कि सबसे पहले तो ये देखना है कि डिफरेंशियल इक्वेशन इस फॉर्म में हो, साथ ही साथ ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हो कि एक्सएम माइनस वाई एन बच्चों क्या हो जाए, नॉन जीरो हो जाए। तो ऐसे केस में जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर बनता है डायरेक्टली कह सकते हैं देन द इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज 1 XM माइनस वाई एन। ठीक है, यही इसका रेसिप्रोकल हो जाता है इंटीग्रेटिंग फैक्टर। जैसे कि प्रीवियसली हमने देखा कि सेम यही चीजें इसका रेसिप्रोकल हो जाता था इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो सिमिलरली बट इसके लिए कंडीशन थी कि डिफरेंशियल इक्वेशन शुड बी होमोजीनियस, बट यहाँ पे कंडीशन है कि डिफरेंशियल इक्वेशन शुड बी ऑफ द फॉर्म दिस। ठीक है, इस फॉर्म का होना चाहिए। चलिए कुछ एग्जांपल लेते हैं। तो अगर मैं एग्जांपल की बात करूं तो ले सकते हैं ये कि y dx माइनस एक्स डी वाई इज इक्वल टू 0। अच्छा, ये है हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन। हमसे पूछा जा रहा है कि क्या ये डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट है। अगर है तो खत्म बात, सॉल्यूशन निकाल के। अगर एग्जैक्ट नहीं है तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड आउट करो, फिर सॉल्यूशन। ठीक है, तो सॉल्यूशन वाला पार्ट तो आप सभी को खुद करना है। क्यों? क्योंकि ये सारी चीजें आपको प्रीवियस क्लास में समझा दिया गया था कि डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमें m मिला y और यहाँ पे बच्चों n मिला माइनस x। ठीक है, अब हमने क्या निकालना है, my निकालना है। तो my क्या हो जाएगा, इस y का y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा बच्चों, 1। इस x का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन दैट आल्सो विल बी 1 और माइनस इसके आगे था। अब हम देख सकते हैं कि RHS आपस में इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब है LHS भी इक्वल नहीं है। मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन इज नॉन एग्जैक्ट। मतलब यहाँ पे हमने क्या करना है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है। अब उससे पहले एक बार हम देखते हैं कि क्या ये डिफरेंशियल इक्वेशन क्या इस फॉर्म की है। चलो, तो ये क्या कहता है कि f1 इंटू वाई डी एक्स होना चाहिए। यहाँ पे वाई डी एक्स तो है लेकिन f1 की जगह पे कुछ नहीं है। अब इसके आगे कुछ नहीं है मतलब क्या है बच्चों, 1 है। तो हम क्या बोल सकते हैं, f1 इज 1। उसके बाद क्या कह रहे हैं, एक्स डी वाई होना चाहिए। यहाँ पे एक्स डी वाई तो है, उसके आगे क्या है, माइनस है, तो उसको क्या बोल सकते हैं, -1। तो f2 क्या है, -1। तो कोई दिक्कत नहीं है, f1 f2 क्या होना चाहिए, x और y का फंक्शन होना चाहिए या फिर कांस्टेंट हो जाए। यही तो चीजें हो सकती है। अगर फंक्शन फॉर्म में है तो x और y का फंक्शन हो, कोई और वेरिएबल ना आए या फिर वो कांस्टेंट हो। तो हमें समझ आया कि डिफरेंशियल इक्वेशन हमारे इस फॉर्म की है। चलो, पहली कंडीशन हो गई। दूसरी कंडीशन क्या है बच्चों, दूसरी कंडीशन है अपनी कि mx माइनस वाई एन दैट शुड बी नॉन जीरो। चलो देखते हैं, mx माइनस वाई एन, ये है m, तो yx, ठीक है, माइनस वाई इंटू एन की वैल्यू क्या है, -x। तो ये क्या है, yx माइनस माइनस प्लस xy। अब xy बोलो या yx बोलो, दोनों ही सेम है। तो यहाँ से क्या समझ आया कि दिस इज नथिंग बट 2xy विच इज नॉन जीरो। क्योंकि अगर होता जीरो तो डेफिनेटली आपस में कट पिट जाता। कुछ तो होता ना ऐसा, कुछ यहाँ पे जीरो नहीं हो रहा है, कुछ आपस में कैंसिल आउट नहीं हो रहे हैं टर्म्स, तो डेफिनेटली जीरो ही नहीं, मतलब जीरो नहीं हो सकता। क्योंकि मैथ्स है, मैथ्स में अगर कुछ होता तो डेफिनेटली देता। ठीक है, अब जब ऐसा कुछ मिला, दोनों कंडीशन ही सेटिस्फाई हो गई, तो बच्चों डायरेक्टली हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या बोल सकते हैं कि हियर IF इज 1 दिस एंड दिस इज नथिंग बट 2xy। तो यहां से मिला हमें 2xy इज द इंटीग्रेटिंग फैक्टर। क्लियर है सबको? अब इस चीज को वेरीफाई भी हम कर सकते हैं, कैसे, चलिए करते हैं। लास्ट क्वेश्चन में मैंने बोला आप सभी खुद वेरीफाई करना, इसमें मैं वेरीफाई करा रही हूँ। अब करा ऐसा क्यों रही हूँ, क्योंकि कराने से भी 2-3 रिजल्ट और बना सकते हैं। चलिए ठीक है, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर है 2xy। डिफरेंशियल इक्वेशन क्या थी बच्चों हमारी, y dx माइनस एक्स डी वाई एंड दैट इज इक्वल टू 0। क्लियर है? अब अगर ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर है तो डिफरेंशियल इक्वेशन को क्या करेगी, एग्जैक्ट बना देगी। चलिए, तो यहां से क्या मिला, y अपॉन 2xy dx
माइनस एक्स अपॉन 2xy dy इज इक्वल टू 0। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या कुछ टर्म्स आपस में कैंसिल आउट हो रहे हैं। तो यहाँ y से y कैंसिल हुआ, x से x, बेसिकली क्या बना dx अपॉन 2x माइनस dy अपॉन 2y, ठीक है, इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से हम अगेन m और n फाइंड आउट करेंगे। बच्चों अगर हम यहाँ से m देखें तो क्या मिला 1 अपॉन 2x, अगर वहीं पे n देखें तो 1 माइनस 1 अपॉन 2y मिला। ठीक है, अब अगर ये डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट बन चुकी है तो my शुड बी इक्वल टू nx। my निकालो। अब ये फ्री है, ये जो टर्म है फ्री फ्रॉम y है, तो इसका डिफरेंशिएशन y के रिस्पेक्ट में 0, यहाँ पे x के रिस्पेक्ट में करना है। अगेन दिस टर्म इज फ्री फ्रॉम x, तो अगेन इसका डिफरेंशिएशन हो गया बच्चों 0। RHS दोनों का सेम, तो LHS भी सेम हो जाएगा, मतलब my इज इक्वल टू nx। मतलब हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट बन चुकी है, मतलब जो हमने ये फैक्टर लिया था, दिस फैक्टर इज नथिंग बट अ इंटीग्रेटिंग फैक्टर। ठीक है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो जाएगा एक, मतलब हमारा सॉल्यूशन सही था। मतलब इंटीग्रेटिंग फैक्टर की बात करेगा तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो हमने निकाला था बच्चों वो सही था। चलो अब जैसा कि मैंने बोला कि हम यहाँ पे एक रिजल्ट समझने वाले हैं, तो ये तो फॉर वेरिफिकेशन था। सपोज अगर मैं 1 अपॉन 2xy से मल्टीप्लाई ना करके 1 अपॉन xy से करूं तो क्या मिलने वाला है डिफरेंशियल इक्वेशन। ये है हमारी, हमने क्या किया कि जो हमने इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाला था उससे मल्टीप्लाई ना करके एक इस तरीके के फैक्टर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अब जब ये फैक्टर मल्टीप्लाई कर रहा है डिफरेंशियल इक्वेशन को, तो क्या पता ये एग्जैक्ट बना दे। अगर एग्जैक्ट बना देगा तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर बोल सकते हैं। तो यहाँ से क्या मिला 1 अपॉन एक्स डी एक्स, और यहाँ से बच्चों 1 अपॉन वाई डी वाई। ठीक है, m क्या मिला, यहाँ से m की वैल्यू आई 1 अपॉन एक्स, और n क्या आया माइनस 1 अपॉन वाई। एम वाई निकालेंगे तो अगेन 0, क्योंकि ये टर्म है फ्री फ्रॉम y। यहाँ पे अगर हम nx निकालते हैं तो यहाँ से क्या मिला 0, क्योंकि ये जो टर्म है बच्चे ये है फ्री फ्रॉम x। तो यहाँ से अगेन देख सकते हैं RHS बराबर है, तो इसके LHS भी इस सवाल का क्या होगा बराबर होगा। तो इससे क्या पता चला, इससे हमें ये समझ आया कि डिफरेंशियल इक्वेशन तो हमारी एग्जैक्ट बन गई। अब जब डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट बन गई तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, ये जो टर्म हमने निकाला है इसको हम बोल सकते हैं 1 अपॉन एक्स वाई इज ऑल्सो क्या है बच्चों इंटीग्रेटिंग फैक्टर है। ये भी एक इंटीग्रेटिंग फैक्टर है, बट हमने निकाला तो ये था। तो यहाँ से हम एक रिजल्ट कंक्लूड जरूर कर सकते हैं कि डिफरेंशियल इक्वेशन, और भी कैसी डिफरेंशियल इक्वेशन, एक नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन के एक से ज्यादा इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो सकते हैं। इनफैक्ट इनफाइनाइट हो सकते हैं। कैसे 1 अपॉन 2xy के लिए कंक्लूड किया, 1 अपॉन xy के लिए किया, 1 अपॉन 3xy के लिए, 1 अपॉन 4xy के लिए, 1 अपॉन 5xy के लिए, 1 अपॉन 7, 1 अपॉन 8, 1 अपॉन 9, 1 अपॉन 10, मतलब इन्फिनिटी कर लो आप। तो ऐसे तो हम इन्फिनिटी केसेस बना सकते हैं ना। तो क्या रिजल्ट मिला, रिजल्ट मिला कि अ नॉन एग्जैक्ट differential equation can have infinite number of क्या इंटीग्रेटिंग फैक्टर। ठीक है, अब दो इंटीग्रेटिंग लेट से दो इंटीग्रेटिंग फैक्टर phi1 और phi2 है। क्या दूसरा रिजल्ट बना हमारा कि माना कि phi1 क्या है इंटीग्रेटिंग फैक्टर है, दूसरा भी phi2 जो है वो भी इंटीग्रेटिंग फैक्टर है। तो लिखो लेट phi1 एंड phi2 बी इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो इनका जो लीनियर सम होगा, जो ये सम होगा, ये भी बच्चों क्या होगा phi1 प्लस phi2 इज ऑल्सो इंटीग्रेटिंग फैक्टर। क्लियर है। तो दो इंटीग्रेटिंग फैक्टर का सम भी इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा, और एक नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन के पास कितनी इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो सकती है इनफाइनाइट। अब वो भी जरूरी नहीं है कि एक ही फैमिली के हो, अलग अलग फैमिली के भी हो सकते हैं।
जैसे कि अगर इसी डिफरेंशियल इक्वेशन में हमने क्या लिया था, y dx माइनस एक्स डी वाई इज इक्वल टू 0, इसी डिफरेंशियल इक्वेशन में बच्चों मैं क्या करूं, किसी और इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करूं, ठीक है किसी और फैक्टर से मल्टीप्लाई करूं, लेट से 1/x², 1/y², 1/xy, मतलब किसी भी चीज से, ठीक है, मेरी मर्जी, मैंने 1/x² से मल्टीप्लाई किया। ठीक है, तो अंदर लेके जाओ इसको, तो यहां से मैं क्या मिला, y/x² dx माइनस 1/x dy, ठीक है। डिफरेंशियल इक्वेशन, दिस डिफरेंशियल इक्वेशन इज नॉन एग्जैक्ट, क्योंकि यहाँ पे my की वैल्यू 1 और nx की वैल्यू -1 आई थी। अब हमने इंटीग्रेटिंग फैक्टर तो हम नहीं बोलेंगे, फिलहाल हम एक फैक्टर बोलेंगे, ठीक है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर ना बोल के फैक्टर बोलेंगे। अगर ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा तो my इक्वल टू nx होगा। यहां से हमने my निकाला, तो m सबसे पहले ढूंढो, तो m इज y/x², तो बच्चों my क्या हो जाएगा, 1/x², इसके लिए कांस्टेंट का काम करेगा, रख दीजिए, और y का डिफरेंशिएशन y के रिस्पेक्ट में हुआ 1। अगेन हमने क्या किया, n फाइंड आउट किया, तो n हमारे क्वेश्चन में क्या है, -1/x, तो बच्चे nx क्या हो जाएगा, इसको आप किस तरीके से लिख सकते हैं, -1/x को लिख सकते हैं -x⁻⁻1। अब रिजल्ट क्या कहता है डिफरेंशिएशन का, कि x⁻n का डिफरेंशिएशन होता है n इंटू x⁻n−1। तो यहां से मैं क्या मिला, माइनस माइनस प्लस और x⁻−2, क्योंकि -1 करते हैं, तो दिस इज नथिंग बट 1/x², ठीक है। my और nx दोनों की ही वैल्यू आई 1/x², तो यहां से हम क्या कह सकते हैं कि my इज इक्वल टू nx। इसका क्या मतलब हुआ कि दिस फैक्टर इज नथिंग बट इंटीग्रेटिंग फैक्टर, दिस इज if। अभी इसी डिफरेंशियल इक्वेशन का हमने निकाला रिजल्ट यूज करके एक फैक्टर, दैट वाज 1/2xy। वहां से हमने देखा कि 1/2xy, 1/3xy, 1/4xy, 1/5xy, 1/6xy एंड अप टू इन्फिनिटी कैन बी इंटीग्रेटिंग फैक्टर। साथ ही साथ हमने देखा कि जरूरी नहीं है कि उसी फैमिली का इंटीग्रेटिंग फैक्टर मिले इनफाइनाइटली, अलग भी मिल सकता है। तो ये बात आप सभी को दिमाग में ध्यान में रखना है, क्या कि किसी भी नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का एक से ज्यादा इनफाइनाइट इंटीग्रेटिंग फैक्टर बच्चों हो सकते हैं। रिजल्ट आपके सामने, ठीक है। चलिए एक और रिजल्ट हमने क्या किया कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर अगर 2 है तो उनका सम भी बच्चों क्या होगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इस चीज को भी आप खुद से घर पे वेरीफाई कर सकते हो, है ना। अभी आपको 2 इंटीग्रेटिंग फैक्टर बता दिए गए इसी पर्टिकुलर क्वेश्चन के, 1/2xy और 1/x², इन दोनों को ऐड करना। इनफैक्ट 1/y² भी इस डिफरेंशियल इक्वेशन का इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा, तो उस चीज को भी वेरीफाई कर लेना, ठीक है। तो उसके सम को भी देखोगी तो वो भी एक इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा, ठीक है जी। चलिए अब हम बात कर रहे थे कि रिजल्ट कैसे निकालते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर पे, तो 2 रिजल्ट तो हमने कर लिया। तीसरे रिजल्ट की तरफ चलते हैं, तो तीसरा रिजल्ट है बच्चों कि अगर mdx प्लस ndy कैसी है डिफरेंशियल इक्वेशन, बी अ नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। तो इसमें क्या कर सकते हैं, कुछ इस तरीके से, सबसे पहले हम my निकालेंगे और nx निकालेंगे। अगर my माइनस nx अपॉन n, अगर आपका केवल और केवल फंक्शन किसका आ रहा है, x का फंक्शन आ रहा है, अगर इस तरीके से है तो इसका डायरेक्टली इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हो जाएगा बच्चों, e टू द पावर जो भी आया है fx dx, ये हो जाएगा इसका डायरेक्ट इंटीग्रेटिंग फैक्टर। और ट्रस्ट में ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है आपके पूरे ओडीई में, ठीक है। अगर मैं बात करूं कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर की बात करूं तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट और इसका एक और पोर्शन है
ये दोनों आपके मोस्ट इम्पॉर्टेंट या फिर ये कह लो कि बहुत इंपॉर्टेंट तरीके हैं, इंपॉर्टेंट रूल्स हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने के। ठीक है, तो करना क्या है कि आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन बच्चों किस तरीके से हो। डिफरेंशियल इक्वेशन हमारी अगर नॉन एग्जैक्ट है और my माइनस एन एक्स अपॉन एन क्या आ रहा है आपका, केवल और केवल फंक्शन ऑफ एक्स आ रहा है, तो इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर कुछ इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। चलिए क्वेश्चन की बात करते हैं, तो एग्जांपल लेते हैं। पहला एग्जांपल लेते हैं cos hx dx, cos hx dx, ठीक है, प्लस sin hx dy। hx का क्या मतलब हुआ, cos हाइपरबोलिक x dx प्लस sin हाइपरबोलिक x dy। ठीक है, ये है हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन। आपसे पूछा जा रहा है क्या ये डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट है, अगर एग्जैक्ट है तो सॉल्यूशन निकालो, अगर एग्जैक्ट नहीं है तो फाइंड आउट द इंटीग्रेटिंग फैक्टर। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप सभी खुद से सॉल्व करो, 10 सेकेंड सोचो कि क्या कर सकते हैं इसमें। चलो मैं सॉल्व करा देती हूँ। ठीक है, तो यहां पे हम देख सकते हैं कि m क्या है आपका, cos hx है, वहीं पे आपका n क्या है बच्चों, sin hx। ठीक है, वैसे इसको पढ़ते तो नहीं है ऐसे कि hx के फॉर्म में, हम पढ़ते हैं इसे हाइपरबोलिक के फॉर्म में। ठीक है, बट ये अपने कन्वीनियंस के लिए, क्योंकि मुझे आदत है ऐसा बोलने की, ठीक है, तो इस वजह से मैं ऐसा बोल रही हूँ hx। अदरवाइज आप इसको कैसे रीड करोगे, cos हाइपरबोलिक x एंड sin हाइपरबोलिक x। क्लियर है, चलिए तो my निकालो। तो बच्चों my निकाला तो ये टर्म कैसा है, केवल और केवल x के फंक्शन को कंटेन कर रहा है, फ्री फ्रॉम y, तो y के रिस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन क्या हो गया, 0। वहीं पे ये टर्म क्या है बच्चा, साइन हाइपरबोलिक x, तो इसका x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन क्या हो गया, साइन का डिफरेंशिएशन cos हाइपरबोलिक x। ठीक है, अब हम देख सकते हैं कि बोथ आर नॉट इक्वल, 0 इज नॉट इक्वल टू cos हाइपरबोलिक x। इसका क्या मतलब हुआ, डिफरेंशियल इक्वेशन हमारी नॉन एग्जैक्ट है। चलिए सबसे पहले तो हमने जो दो तरीके पढ़े थे पहले उसे देखते हैं। क्या ये डिफरेंशियल इक्वेशन होमोजेनियस है, बिल्कुल नहीं। ठीक है, क्या ये डिफरेंशियल इक्वेशन f1y dx प्लस f2x dy के फॉर्म में लिखा है, बिल्कुल भी नहीं। तो चलो तीसरा हमने जो अभी रिजल्ट पढ़ा है, चलो उससे काम करते हैं। तो ये क्या कह रहा है, my माइनस एन एक्स करो। तो हमने क्या किया, सबसे पहले my माइनस एन एक्स किया अपॉन n। तो बच्चे my माइनस एन एक्स मतलब 0 माइनस कॉस हाइपरबोलिक x अपॉन n की वैल्यू क्या है, साइन हाइपरबोलिक x। तो यहां से हमें क्या मिला कि माइनस कॉस हाइपरबोलिक x अपॉन साइन हाइपरबोलिक x। ठीक है, ये मिला। अब ये कैसा फंक्शन है, केवल और केवल इसको इनफैक्ट क्या लिख सकते हैं, माइनस कॉट हाइपरबोलिक x। अब ये देख सकते हैं ये केवल और केवल बच्चों किसका फंक्शन है, x का फंक्शन है। क्लियर है, तो हम डायरेक्टली इसको क्या बोल सकते हैं, यहां से जो हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर बना, दिस इज नथिंग बट e टू द पावर, अब इसका साइन माइनस कॉट हाइपरबोलिक x dx। अब इसका इंटीग्रेशन करना है, क्यों, इसको इंटीग्रेट करो, एक्सपोनेंशियल का जो पावर होगा दैट विल बी इंटीग्रेटिंग फैक्टर। क्लियर है, तो ऐसे क्वेश्चन में आपको क्या करना है कि ये तरीका लगाना है। अगर ये तरीके से हुआ तो अच्छी बात है, अगर ये तरीका फेल हो गया तो हमारे पास तो और भी रिजल्ट्स हैं। ठीक है, तो हम 1 बाय 1 हर एक रिजल्ट को समझेंगे। पहले सबसे पहले एक बार फिर से आप देख लो इस क्वेश्चन में क्या किया जा रहा है। डिफरेंशियल इक्वेशन नॉन एग्जैक्ट है, तो हमने इस फॉर्म में लिखा कि क्या पता इस फॉर्म में करने से केवल और केवल ये x का फंक्शन बने। तो हमने देखा कि यस इट इज नथिंग बट x का फंक्शन, तो कर सकते हैं बच्चों आसानी से। चलिए अब जो दूसरा रिजल्ट है उसको समझते हैं। तो 3 रिजल्ट हमने कर लिया है, फोर्थ रिजल्ट, लेट m dx प्लस n dy is equal to 0 be a non
एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या कह रहा है कि माना कि ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है दिस इज नॉन एग्जैक्ट, ठीक है, एंड nx माइनस my अपॉन m इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ y ओनली। क्या कह रहा है कि डिफरेंशियल इक्वेशन हमारी भले एग्जैक्ट नॉन एग्जैक्ट है, लेकिन अगर ये केवल और केवल ये जो टर्म है इस तरीके से अगर एक्सप्रेस करें तो ये जो रिलेशन है केवल और केवल y का फंक्शन बनाए तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हो जाएगा बच्चों, e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ gy dy, ठीक है, ये हमारा डायरेक्ट इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन करते हैं इस पे बेस्ड अगेन। साइन एच वाई मतलब वही साइन हाइपरबोलिक वाई, ठीक है, dx प्लस कॉस हाइपरबोलिक वाई dy इज इक्वल टू 0। ये है हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन। आपसे पूछा जा रहा है कि फाइंड आउट द इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ठीक है। चलिए, तो यहां से हमने देखा दिस इज m एंड दिस इज n, ठीक है, दिस इज m दिस इज n, तो my निकालेंगे। तो साइन हाइपरबोलिक y का y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन क्या हो गया, कॉस हाइपरबोलिक y। वहीं पे इस n का मतलब कॉस हाइपरबोलिक y का y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन बच्चों माइनस साइन हाइपरबोलिक y। अब जैसे देखो कि कॉस का माइनस साइन हो जाता है, बट वहीं पे अगर वो हाइपरबोलिक के फॉर्म में है तो माइनस नहीं होके बल्कि प्लस रहता है, ठीक है। ये रिजल्ट आप सभी को ध्यान में होगा। तो बहुत से बच्चे क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं, लेकिन माइनस नहीं होगा प्लस होगा क्योंकि ये हाइपरबोलिक के साथ है। चलिए, ये क्या था आपका nx। अब चलिए क्यों ना हम nx माइनस my करें अपॉन m। तो nx क्या है बच्चों, साइन हाइपरबोलिक y, अच्छा एक सेकंड, सॉरी, इसका हम केवल x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहे हैं ना, तो ये जो टर्म है बच्चों ये क्या है, फ्री फ्रॉम x है, क्योंकि इसमें केवल और केवल y का टर्म है, तो nx क्या है, 0 है ना। चलिए, तो ये क्या हुआ, 0 माइनस कॉस हाइपरबोलिक y अपॉन m की वैल्यू क्या है, साइन हाइपरबोलिक y, ठीक है। तो यहां से मैं क्या मिला, माइनस कॉस हाइपरबोलिक y अपॉन साइन हाइपरबोलिक y डेट इज माइनस कॉट हाइपरबोलिक y। तो बच्चों इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हो गया, इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज e टू द पावर माइनस कॉट हाइपरबोलिक y dy, ठीक है। इसको सॉल्व करना और जो भी आंसर होगा वो होगा आपका सॉल्यूशन, ठीक है। तो देखो एक बार इसको फिर से अगेन देखो, क्या आपको कहाँ दिक्कत लग रही है। बहुत ही सिंपल सा मेथड है, बहुत ही आसान मेथड है, ठीक है। आई होप आप सभी को समझ आ गया होगा। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, या फिर यूं कहें कि नेक्स्ट अप्रोच की तरफ, ठीक है। हमने 4 तरीके पढ़ लिए, 5वां तरीका है हमारा कि हमारे डिफरेंशियल इक्वेशन अब कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंटेड हो। किस तरीके से, x टू द पावर a y टू द पावर b y dx my dx प्लस ny ny mx dy प्लस ny dx, क्लियर है। इस तरीके से हो, प्लस x टू द पावर a डैश y टू द पावर b डैश m डैश x dy प्लस n डैश y dx इज इक्वल टू 0। अगर हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन इस तरीके से बच्चे रिप्रेजेंटेड है तो इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, या फिर यूं कहें इंटीग्रेटिंग फैक्टर, देन x टू द पावर h इंटू y टू द पावर k इज n i।
ठीक है। तो जब भी हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन को जिस तरीके से रिप्रेजेंटेड है तो बच्चों डायरेक्टली इसका x टू द पावर h इंटू वाई टू द पावर k इज इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अब सवाल ये आता है कि डिफरेंशियल इक्वेशन में तो कहीं दूर दूर तक h और k का जिक्र नहीं है, तो ये h और k क्या है, इसकी वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो इसका रिजल्ट है कुछ इस तरीके से कि a प्लस h प्लस 1 अपॉन m इज इक्वल टू b प्लस k प्लस 1 अपॉन n एंड a डैश प्लस h प्लस 1 अपॉन m डैश इज इक्वल टू b डैश प्लस k प्लस 1 अपॉन n डैश। ठीक है, इन दो इक्वेशन को यूज करके h और k की वैल्यू निकालते हैं। आप सभी को तो ये चीज बचपन से ही पता होगा कि जब भी दो इक्वेशन हो, दो अननोन हो, तो आसानी से इक्वेशन को सॉल्व किया जा सकता है। तो यहाँ पे अननोन क्या है, क्वेश्चन में आपको a दिया होगा, m दिया होगा, b दिया होगा, n और आपका n भी दिया होगा। सिमिलरली a डैश दिया होगा, m डैश दिया होगा, b डैश दिया होगा और n डैश दिया होगा। ये सारी चीजें तो आपको क्वेश्चन में गिवन होगा। अननोन आपके पास क्या होगा, h और k। तो ऐसे केस में जो उसका सॉल्यूशन बनता है बच्चों वो क्या हो जाएगा, x टू द पावर h इंटू वाई टू द पावर k इज इंटीग्रेटिंग फैक्टर। बात सबको समझ आ गई। चलिए एग्जाम्पल की बात करते हैं। इस क्वेश्चन में मेन क्या है, आपको h और k की वैल्यू फाइंड आउट करना। चलिए तो हम क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन कुछ इस तरीके से आपका है कि y इंटू 1 प्लस एक्स वाई dx। ठीक है, जैसे इसको हमने बनाया सिमिलरली दूसरे भाग को भी बना सकते हैं कि y इंटू 1 माइनस एक्स वाई dy इज इक्वल टू 0। ये है बच्चे आपके डिफरेंशियल इक्वेशन। हमसे क्या पूछा जा रहा है कि क्या ये डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट है। अगर एग्जैक्ट है तो फाइंड आउट द इंटीग्रेटिंग फैक्टर। चलिए तो ये क्वेश्चन आप सभी सॉल्व करोगे। इसके लिए आप सभी को टाइमर दिया जा रहा है, 40 सेकंड का समय दिया जा रहा है आपको। ठीक है, 40 नहीं, चलो 1 मिनट ले लो। इस क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व करो, बताओ कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा। ठीक है, बस आधा समय और रह गया आपका। फिर क्वेश्चन का आंसर करो कि क्या होगा सॉल्यूशन इसका। बस टाइम इज अप। 1 सेकंड आपको एक्स्ट्रा दे दिया गया है ना, 1 सेकंड की कीमत तुम क्या जानो। ठीक है, सबसे पहले आप देखते हैं कि क्या ये डिफरेंशियल इक्वेशन हमारे गिवन फॉर्म से मैच कर रही है या नहीं। बट यहाँ पे हमने देखा कि इट डजंट मैच टू आवर जनरल फॉर्म। तो हम क्या करेंगे बच्चों, सबसे पहले इसे जनरल फॉर्म में रिड्यूस करेंगे अगर हो रहा है तो, अगर नहीं हो रहा है तो बात खत्म, फिर हम दूसरा मेथड लगाएंगे। तो चलिए सबसे पहले बच्चों हमने क्या किया, इस ब्रैकेट को ओपन किया तो y dx प्लस एक्स वाई स्क्वायर dx। ठीक है, y dy माइनस एक्स वाई स्क्वायर dy इज इक्वल टू 0। ये बनी हमारी इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, मतलब ये तो हमने केवल इसको रीराइट किया है या फिर यूं कहें सिंप्लीफाई किया है। ठीक है, अब चलो क्यों ना y dx प्लस एक्स dy को एक साथ रखें, क्योंकि छोटे छोटे सिंपल टर्म दिख रहे हैं। यहाँ पे कुछ हमें कॉमन दिख रहा है तो कॉमन ले लेंगे, फिलहाल हम इसको एक साथ रखते हैं। तो y dx प्लस एक्स dy। बच्चों यहाँ पे आपको क्या कॉमन दिख रहा है, xy और xy। तो xy हम क्या कर सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं। तो हमने किया xy कॉमन और अंदर बचा xy स्क्वायर में xy कॉमन लोगे तो क्या मिलेगा, y dx और यहाँ पे बच्चों क्या मिला, x dy। ठीक है, हमारे जनरल फॉर्म से मैच कर लिया। यहाँ पे
इसका कोफिशिएंट कुछ नहीं है। अब कुछ नहीं है कोफिशिएंट तो हम क्या कहते हैं, कुछ नहीं का कौन होता है, भगवान होता है। इसका क्या कौन होगा, ट्रिवियल नंबर, आइडेंटिटी नंबर क्या होगा इसके लिए, 1। तो 1 है। अब 1 को किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जा सकता है, अगर मैं जनरल फॉर्म की बात करूं तो x टू द पावर 0 इंटू वाई टू द पावर 0 इस तरीके से लिखा जा सकता है। समथिंग टू द पावर 0 इज ऑलवेज 1। तो इस तरीके से हम इस इक्वेशन को रीराइट कर सकते हैं। अब चलो जनरल फॉर्म से एक बार हम कंपेयर करें। यहां से बच्चों में मिली a की वैल्यू 0, b की वैल्यू 0, mx dy, ठीक है, mx dy। dy कहाँ है आपका, ये रहा। तो x dy इसका कोफिशिएंट बच्चे कुछ नहीं है, अगेन कुछ नहीं का 1 होता है। तो यहाँ पे m क्या आया, 1। दूसरा क्या है, ny dx, यहाँ पे y dx का कोफिशिएंट कुछ नहीं है मतलब 1 है। तो यहाँ से कंपेयर करें अगर तो क्या मिला हमें, n की वैल्यू 1, ठीक है। अब चलो दूसरे पार्ट को सॉल्व करते हैं। दूसरे पार्ट में हमने देखा a डैश और b डैश की वैल्यू x टू द पावर 1, तो a डैश की वैल्यू बच्चों क्या हो गया, a डैश इज 1, b डैश इसका पावर 1 है तो b डैश की वैल्यू मिली हमें 1। अब m डैश निकालना है तो m डैश किसके साथ है, x dy आपका क्या है, -1, तो m हुआ -1। और ये क्या है, n डैश y dx, तो y dx ये रहा, n डैश इसके साथ कैसा है, 1 है कोफिशिएंट में, तो n डैश की वैल्यू आई, ठीक है। ये सारी चीजें इसमें जो हमने पुट करनी है सबकी वैल्यू मिल चुकी है। अननोन अपना h और k है, तो चलिए सबसे पहले तो इसे रखते हैं। a की वैल्यू 0, b की वैल्यू 0, m की वैल्यू 1, n की वैल्यू 1, a डैश की वैल्यू 1, b डैश की वैल्यू 1, m की वैल्यू -1 और n की वैल्यू 1। हमें जो रिलेशन मिला है चलिए उस पे रखते हैं। तो वहां से क्या मिला, a प्लस एच प्लस 1 मतलब 0 प्लस एच प्लस 1 अपॉन m की वैल्यू 1, 0 प्लस मतलब b प्लस k प्लस 1, तो b यानी 0, b प्लस k प्लस 1 अपॉन n यानी 1। तो यहाँ से क्या मिला, h प्लस 1 इज इक्वल टू k प्लस 1। 1 से 1 क्या हुआ बच्चों, कैंसिल हुआ, यहाँ से मिला h इज इक्वल टू k। चलिए दूसरी क्या है, दूसरा जो इक्वेशन है a डैश प्लस h प्लस 1, तो a डैश की वैल्यू क्या है बच्चे, 1 प्लस h प्लस 1 अपॉन m डैश है, तो m डैश की वैल्यू यहाँ पे क्या मिली है, ये आपका m डैश है। तो यहाँ से हम देखें तो m डैश की वैल्यू है हमारे पास -1, फिर b डैश प्लस k प्लस 1, तो b डैश है 1, k प्लस 1 अपॉन n डैश की वैल्यू हमें मिली है 1। तो यहाँ से हमें क्या मिला, h प्लस 2, ठीक है, ये माइनस में गया क्योंकि अपॉन -1 इज नथिंग बट माइनस ऑफ दिस। इसे सॉल्व किया तो k प्लस 2। अब दो अननोन और दो इक्वेशन आसानी से सॉल्व किया जा सकता है। तो लेट्स से दिस इज इक्वेशन 1 या a कह लो। तो फ्रॉम इक्वेशन a वी हैव -h इंटू -2, k को हम क्या बोल सकते हैं, इक्वेशन a से h, तो यहां से हमने बोला h और ये है 2 फ्रॉम a, ठीक है। अब -h को उस साइड लेके जाओ या फिर इसको इस साइड लेके आओ, तो -h को इस साइड लेके आ जाते तो -2h, और ये -2 उस साइड जाके बच्चों क्या हो गया, +2, तो 2 + 2 इज 4, तो h की वैल्यू आई बच्चे -2, ठीक है। और h क्या है, h कुछ और नहीं बल्कि k है, तो k की भी वैल्यू आ गई -2। तो यहां से अगर हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर की बात करें तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपका क्या बना, 1/x² y² या फिर x टू द पावर -2 y टू द पावर -2, ठीक है। तो ये बना हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो आज की क्लास में हमने क्या सीखा कि सबसे पहले तो डिफरेंशियल इक्वेशन में ये समझना है कि क्या वो डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट है या नहीं। अगर वो एग्जैक्ट है तो उसको सॉल्व करने के 4 तरीके हैं जो कि हमने प्रीवियस क्लास में डिस्कस कर रखा है।
अगर वो एग्जैक्ट नहीं है तो बच्चे क्या करते हैं, इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड आउट करते हैं। इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड आउट करने के बाद उस इंटीग्रेटिंग फैक्टर को डिफरेंशियल इक्वेशन में मल्टीप्लाई करते हैं। फिर जो नई डिफरेंशियल इक्वेशन बनती है वो यकीनन आपकी क्या होती है, एग्जैक्ट होती है। और अगेन जब एग्जैक्ट बन गई तो सॉल्यूशन निकालने के 4 तरीके। तो बात करते हैं सॉल्यूशन की तरफ कि सॉल्यूशन ऑफ नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। तो अभी जो एग्जांपल हमने डिस्कस किया था उसी को ले लेते हैं। क्या था हमारा एग्जांपल, एक सिंपल एग्जांपल लेती है y dx माइनस एक्स डी वाई इज इक्वल टू 0। स्टार्टिंग में ही देखा हमने, फिर यहाँ पे हमने देखा था कि 1/x², बच्चे क्या था उसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर। सॉल्यूशन जो हमने निकाला था रिजल्ट के थ्रू तो 1/2xy आया था, बट मैंने ये चीज भी आपको वेरीफाई करके दिखाया था कि ये भी इंटीग्रेटिंग फैक्टर है, क्योंकि इसे डिफरेंशियल इक्वेशन में मल्टीप्लाई करा जब हमने, तो डिफरेंशियल इक्वेशन हमारी हो गई थी एग्जैक्ट। क्या मतलब हुआ, 1/x² y dx माइनस एक्स डी वाई इज इक्वल टू 0। क्यों नहीं इक्वेशन थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर ले, तो यहाँ से मैं क्या मिला, y/x² dx माइनस 1/x dy इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ से बच्चे हमने क्या करना है, सॉल्यूशन निकालना है, जैसा कि हमारी हेडिंग है। डिफरेंशियल इक्वेशन जो हमारी इनिशियली थी वो नॉन एग्जैक्ट थी। हमने इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड आउट किया, उसी डिफरेंशियल इक्वेशन में मल्टीप्लाई किया। अब हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन क्या हो गई है, एग्जैक्ट। अब जब डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट हो गई तो 4 तरीके हो उसके निकालने के सॉल्यूशन। तो चलो पहला तरीका लगाते हैं। पहला तरीका कहता है कि y dx का इंटीग्रेशन प्लस x dy, सॉरी m dx प्लस n dy इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, जहां पे m क्या होता है, इसमें y कांस्टेंट होता है और ये फ्री फ्रॉम x होता है। क्लियर है सबको, ये चीज हमने पता है। चलिए इसे लगाते हैं। तो यहां से मैं क्या समझ आया, यहां से मैं ये समझ आया कि m की वैल्यू और n की वैल्यू तो रखनी है। m की वैल्यू क्या है, y/x² dx, ठीक है, प्लस n की वैल्यू क्या है बच्चे, -1/x dy इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। अब चलें एक बार रिजल्ट की तरफ चलते हैं। रिजल्ट कहता है कि जो सेकंड टर्म है n, दैट शुड बी फ्री फ्रॉम x, बट ये तो x कंटेन कर रहा है। जब x कंटेन कर रहा होगा तो इसका क्या मतलब है, फ्री फ्रॉम होना चाहिए, और x कंटेन कर रहा है मतलब ये टर्म को लेना ही नहीं है, क्योंकि हमें जब लेना है तो दैट शुड बी इंडिपेंडेंट एंड फ्री फ्रॉम x, मतलब ये वैल्यू पूरा हो गई 0, क्योंकि इसके अकॉर्डिंग हमने नहीं लेना है इसको। तो क्या बनता है, केवल y/x² dx इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। अब इसमें भी बच्चों क्या है, जो y है वो क्या है, कांस्टेंट, तो y बाहर रख लो। अब 1/x² का इंटीग्रेशन क्या होगा, x⁻⁻2 का इंटीग्रेशन x⁻⁻1/-1, तो ये क्या आया हमें, -y/x इज इक्वल टू c। ये आया हमारा आंसर। क्या बना, y/x इज इक्वल टू c, 1 बोल दो, क्योंकि माइनस से मल्टीप्लाई कर दो इक्वेशन में, तो कांस्टेंट का माइनस अगेन विल बी कांस्टेंट, तो y/x इज इक्वल टू c1, और इसको सिंप्लीफाई करोगे तो y इज इक्वल टू c1x। दिस इज नथिंग बट अ स्ट्रेट लाइन। क्लियर है सबको, तो ये है इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन। तो आपको डिफरेंशियल इक्वेशन ये देगा, बोलेगा सॉल्यूशन निकालो, तो आपको क्या देखना है, क्या डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट है। एग्जैक्ट है तो डायरेक्टली इस मेथड से, अगर एग्जैक्ट नहीं है तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड आउट करके उसे डिफरेंशियल इक्वेशन में मल्टीप्लाई करने के बाद जो नई डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी दैट डेफिनेटली विल बी एग्जैक्ट, और उसके बाद अगेन मेथड लगा के हमने सॉल्यूशन बताना है। ठीक है, चलिए एक एग्जांपल लेते हैं जो आपके एग्जाम में आया हुआ था। ठीक है, तो बस एक लास्ट एग्जांपल, उसके बाद आज की क्लास हम वाइंड अप कर देंगे। तो एग्जांपल था
कि mx प्लस yn इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये हमें क्वेश्चन में गिवन था। साथ ही साथ mdx प्लस dy इज इक्वल टू 0 बी अ होमोजीनियस differential equation, then solution is पहला ऑप्शन फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइंस, ठीक है। दूसरा ऑप्शन है फैमिली ऑफ सर्कल्स, तीसरा ऑप्शन है फैमिली ऑफ पैराबोलास, चौथा ऑप्शन है नन ऑफ दिस। एक और बार क्वेश्चन पढ़ो, क्या कह रहा है कि डिफरेंशियल इक्वेशन आपके बच्चों क्या है, होमोजीनियस है, एक रिलेशन गिवन है, उसके बाद हमसे पूछ रहा है कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद जो आंसर आ रहा है क्या है, वो उसमें से कौन सी फैमिली है आंसर का। तो इस क्वेश्चन को आप सभी 1 मिनट में सॉल्व करो, ठीक है। 1 मिनट का आप सभी को समय दिया जाता है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ठीक है। अगर वही ये डिफरेंशियल इक्वेशन में ये जो रिलेशन है नॉन जीरो हो जाता और डिफरेंशियल इक्वेशन बोल देता नॉन एग्जैक्ट है, तब हम क्या बोल देते हैं, इंटीग्रेटिंग फैक्टर 1/mx प्लस y है, जो रिजल्ट पहला नंबर था, ठीक है। खैर वो तो बात की बात है, हमें वो सब चीजें नहीं करना है। डिफरेंशियल इक्वेशन कुछ नहीं कि मैंने केवल ये बोल रहा है कि होमोजीनियस है, एग्जैक्ट नॉन एग्जैक्ट कुछ भी नहीं बोल रहा है, तो हमें खुद से नहीं सोचना है कि नॉन एग्जैक्ट है, अगर होता तो जरूर बोलता। तो बस इसे सॉल्व करो और बताओ क्या आंसर होगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन, आपके पेपर में आया हुआ था ये क्वेश्चन। बस योर टाइम इज अबाउट टू अप। बस समय हुआ खत्म, चलिए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। तो यहां से बच्चों में क्या मिला, सॉल्यूशन निकालेंगे तो सबसे पहले क्यों ना रिलेशन को सॉल्व करें। तो रिलेशन गिवन है mx प्लस yn इज इक्वल टू 0, तो क्या मतलब है mx इज इक्वल टू माइनस yn, ठीक है। बस यहीं पे छोड़ दो। अब आगे डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, तो mdx प्लस ndy इज इक्वल टू 0, क्यों ना इसको दोनों साइड को अलग अलग इस टर्म को लिख लिया जाए। तो क्या मिला यहाँ से mdx माइनस ndy, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, तो देख के कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, क्यों, क्योंकि m और n क्या है आपके अननोन है, तो अननोन का इंटीग्रेशन कैसे कर सकते हो। बट उस अननोन को खत्म करने का एक तरीका है। हमारे क्वेश्चन में क्या गिवन है बच्चों, हमारे क्वेश्चन में गिवन है यहाँ पे कि अगर मैं m/n कर दूं, मतलब इस n को इस LHS में लेके आऊं, उधर है प्रोडक्ट फॉर्म में तो इधर डिवीजन फॉर्म में आ जाएगा, क्या होगा माइनस y/x, और इसको क्यों ना अगेन इसको भी इसी रिलेशन के फॉर्म में रखूं। तो यहां से बच्चे m/n क्या आएगा, माइनस dy अपॉन dx। अब ये दोनों इक्वेशन का LHS बराबर है, तो डेफिनेटली RHS भी बराबर होगा, है ना। m/n ये है और m/n ये है, तो इसका क्या मतलब है, दोनों RHS भी बराबर है। क्या कह रहे हैं, राम के पास 2 केले हैं और राम के पास 2 केले हैं, तो क्या बात हुई, एक ही तो बात हुई। m/n इज दिस, m/n इज दिस, तो एक ही तो बात हुई, मतलब ये दोनों इक्वल है। तो देयरफॉर वी कैन से माइनस y/x इज इक्वल टू माइनस dy/dx। बच्चों माइनस से माइनस क्या होगा, कैंसिल। अब यहाँ पे कौन सा रिजल्ट लगाएंगे, बाय द मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल, y वाले टर्म को dy के साथ, x वाले टर्म को dx के साथ। तो क्या मिला यहाँ से dy बाई y और ये dx/x। अब इंटीग्रेट करते हैं इस इक्वेशन को, तो इस इक्वेशन को इंटीग्रेट करने पे हमें क्या मिला, dy/y मतलब ln y और यहां से ln x। अब इंटीग्रेशन कैसा हो रहा है,
एक इंडेफिनिट इंटीग्रेशन हो रहा है तो यकीनन एक कांस्टेंट ऐड करेंगे। तो लेट्स से ln c, क्योंकि सारे ही लॉगरिथम के फॉर्म में है तो कांस्टेंट थोड़ा बुरा मान जाएगा, क्योंकि कांस्टेंट कहता है कि मेरे पे तो तुम सारे ही अलजेब्रा लगा दो, मैं फिर भी कांस्टेंट ही रहने वाला हूँ, तो क्यों मेरे साथ नाइंसाफी कर रहे हो, मुझे भी ln के फॉर्म में ले चलो। तो हमने रख लिया। अब ln y इज इक्वल टू ln a प्लस ln b बच्चों क्या होता है, ln a इंटू बी, ln c x, एंटी लॉग लेंगे तो y इज इक्वल टू सी एक्स। तो ये कैसे इक्वेशन मिली, ये जो हमें फैमिली मिल रही है y इज इक्वल टू सी एक्स, मतलब c की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, हालांकि ये कांस्टेंट है, तो क्या हो सकता है y इज इक्वल टू एक्स, वाई इज इक्वल टू 2x, वाई इज इक्वल टू 3x, वाई इज इक्वल टू -5x, माइनस इज इक्वल टू -6x, कुछ भी कांस्टेंट। तो ये कौन सी फैमिली मिल रही है, दिस इज नथिंग बट अ फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइंस। ठीक है, तो ऐसे आपके क्वेश्चन गिवन होते हैं, आपको केवल थोड़ी थोड़ी जो भी आपको इन्फॉर्मेशन गिवन है, क्वेश्चन देख के समझ नहीं आ रहा आपको तो क्वेश्चन को 2 बार रीड करो, जरूर कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी और डेफिनेटली आपका क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो बच्चों ये क्वेश्चन तो आपके पीवाईक्यू में आया था और कितना आसान क्वेश्चन है। ठीक है, तो इस तरीके से हम डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। तो चलो आज की क्लास का हम एक 2 मिनट समरी रिवाइज करें। तो हमने क्या किया आज की क्लास में, आज की क्लास में हमने देखा कि नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होते हैं। ठीक है, नॉन एग्जैक्ट जान गए पहला। दूसरा हमने क्या देखा कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैसे फाइंड आउट करते हैं, इसके हमने 5 रिजल्ट्स देखे जिसपे बेस्ड हमने क्वेश्चंस भी करा। ठीक है, और इन सारी चीजों को हमने कैसे समझा है, एग्जाम्पल्स के थ्रू, मतलब क्वेश्चंस के थ्रू। ठीक है, तो बस यही था आज की हमारी क्लास। तो अब यकीनन जैसे कि हम मेथड जब कर रहे थे डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन का, तो सबसे पहले हमने क्या किया था बच्चों, मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल, फिर उसका रिडक्शन, फिर हमने नेक्स्ट किया होमोजीनियस मेथड, फिर उसका रिडक्शन, फिर सिमिलरली अभी हम एग्जैक्ट का किए। अब एग्जैक्ट का रिडक्शन ना हो तो एग्जैक्ट बुरा मान जाएगा, है ना। तो इसी वजह से हमने रिडक्शन में क्या समझा कि जो डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट नहीं है, नॉन एग्जैक्ट होगी, तब कैसे सॉल्व करेंगे, बाय फाइंडिंग इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो ये है एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का रिडक्शन पोर्शन। ठीक है, तो चलो मिलते हैं आने वाली क्लास में ऐसे ही एक नए टॉपिक के साथ। ठीक है, ये सारे ही क्लासेस आपके अगर मैं कहूँ तो वन शॉट टाइप के, केवल और केवल एक वीडियो से आपका पूरा उस थ्योरम में, उस रिजल्ट में पूरा कंसेप्ट क्लियर हो सकता है। ठीक है, तो ऐसे ही मिलेंगे आने वाली क्लास में नए कंसेप्ट के साथ। तब तक के लिए विश यू द बेस्ट, कीप लर्निंग, कीप शाइनिंग एंड कीप ग्रोइंग। विश यू द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस सेशन।